गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है। और जैसे कि आप सभी को ये भी पता है कि पिछली क्लास में आपने अपना नया चैप्टर पढ़ना शुरू कर लिया था, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। वैसे तो ये हमारा 3rd चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर आपके मैथ के जो है वो 6th चैप्टर से मिलता जुलता है, वहां पर आपके काम आएगा, इसलिए इसका नाम हमने चैप्टर नंबर 6 रखा। ठीक है। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रेखाएं और कोण। तो बहुत से बच्चे रेखाओं और कोण में कंफ्यूज रहते हैं। जब देखिए आपने रेखाएं और कोण के चैप्टर में पढ़ा होगा, जब आपने सर्वांग समता पढ़ी होगी, तो बहुत से उसमें कोणों का जिक्र होता है। बहुत से कोण होते हैं जो आपस में बराबर होते हैं, या जो भी उनके बीच में नियम होते हैं ना। तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हमें इसका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो। तो इसलिए हम इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल बेसिक से पढ़ना हमने शुरू कर दिया है। तो बढ़ते हैं आगे। बात करें अगर हम पिछले क्लास में, तो पिछली क्लास में आपने पढ़ा था भुजा क्या होती है, कोण कैसे बनता है, कोण का नाम कैसे लिखा जाता है, और बिंदु क्या होता है, संरेख बिंदु क्या होते हैं, असंरेख बिंदु क्या होते हैं। ठीक है। तो पहले इनके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है कि संरेख बिंदु, पहले तो आपको पता होगा बिंदु क्या होता है। तो बिंदु बस एक डॉट, इसको जैसे आपने पेज पे एक डॉट बना दिया, इसको हम क्या देते हैं? बिंदु। ये एक पॉइंट है, ये हमें किसी चीज की स्थिति जो है वो दर्शाता है। बात करें संरेख बिंदु की, तो संरेख बिंदु वो होंगे जिनको जोड़ के एक सीधी रेखा बनती हो। ठीक है। कैसी रेखा बनती हो? बिल्कुल सीधी रेखा। तो उसे हम कहेंगे कि ये तीनों कैसे बिंदु हैं? तो तीनों ही संरेख बिंदु हैं। असंरेख बिंदु कौन से होते हैं? जो एक सीधी रेखा में नहीं होते। जो कैसे होते हैं? मान लो एक बिंदु यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है। तो जब आप इन सभी बिंदुओं को आपस में जोड़ोगे तो एक सीधी रेखा नहीं बनेगी, बल्कि कुछ ऐसी आड़ी टेढ़ी सी रेखाएं बनेगी। ठीक है। तो इन्हें कहते हैं कि ये होते हैं असंरेख बिंदु, और ये होते हैं संरेख बिंदु। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। पहले से अगर आपको ये चीज क्लियर है तो आप वाई टाइप कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, कितने बिंदु होते हैं जो हमेशा ही संरेख होते हैं? तो अभी अपना तीन। मैम मैम 3 या दो। 3 से अधिक। मैम दो। ठीक है। एक तो मैम मैम आप 2 कह रहे हैं तीन, आप संरेख कह रहे हैं 3 या 3 से तीन अधिक बिंदु। बिंदु। ठीक है। देखो, मैम दो अच्छा, बिंदु होते हैं तो हमेशा संरेख होते हैं। हाँ, अगर हम बात करें हमेशा की, तो सिर्फ और सिर्फ 2 बिंदु ही होंगे जो हमेशा संरेख होंगे। 3 बिंदु हमेशा संरेख नहीं होते। अगर मैंने शब्द का इस्तेमाल किया हमेशा का, तो हमेशा के लिए बच्चों सिर्फ 2 ही बिंदु संरेख हो सकते हैं, क्योंकि उनको हम कहीं भी बनाए। मान लीजिए एक बिंदु मैंने यहां बनाया, दूसरा बिंदु मैंने यहां बनाया। अब जब मैं इनको जोड़ूंगी, चाहे मैं जैसे मर्जी जोड़ू, मुझे सीधी रेखा ही तो मिलेगी। देखो, मुझे पूरी की पूरी सीधी रेखा मिल रही है। एक बिंदु मैंने यहां बना दिया, दूसरा बिंदु मैंने यहां बना दिया, इनको अगर मैं जोड़ूं तो भी मुझे सीधी रेखा मिल रही है। तो अगर बात करें हमेशा, तो 2 बिंदु होते हैं जो हमेशा ही संरेख होते हैं। जो आपने कहा 3 या 3 से अधिक, तो 3 या 3 से अधिक वाले कभी कभी संरेख होंगे, कभी कभी असंरेख भी हो सकते हैं, है ना। क्योंकि मान लीजिए अगर 2 बिंदु यहां पर है और तीसरा बिंदु मैंने यहां लगा दिया, तो इसको जोड़ने पर क्या ये सीधी रेखा रही? नहीं रही। ये क्या हो गया? तो ये एक सीधी और फिर नीचे को आ गई, तो इसलिए इसको हम असंरेख कहेंगे। तो संरेख वही होता है जो बिल्कुल सीधी लाइन में हो। हमेशा 2 बिंदु संरेख रहते ही रहते हैं। ठीक है। बाकियों के लिए हमें चेक करना पड़ता है। तो चलिए एक रिवीजन क्वेश्चन कर लेते हैं पोल सेक्शन में। देखते हैं अभी कि पिछली क्लास का कितने बच्चों को समझ आए, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। तो अभी के लिए बच्चों आपकी चैट हो चुकी है ऑफ, और हम करने वाले हैं अपना अगला पहला सवाल, जो कि रिवीजन क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से संरेख बिंदुओं की पहचान कीजिए। तो मैं इसको पहले जूम, पहले ऑप्शन लिख लेती हूँ। ऑप्शन नंबर ए है ए ओ क्यू। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है ए ओ एम। ऑप्शन नंबर सी है पी ओ आर, और ऑप्शन नंबर डी है बी ओ एल। तो अभी देखिए, आपको ये अच्छे से नजर आ रही होगी फिगर, इसको अच्छे से देखिए और ये पता लगाइए कि कौन इसमें से संरेख बिंदुओं का जोड़ा है। इसका आंसर आपने देना है पोल में, जो कि आपको थोड़ी ही देर में नजर आ जाएगा। तब तक के लिए अपना आंसर जो है वो सिलेक्ट कर लें। चलिए,
अगर आपको ये अच्छे से नजर नहीं आ रहा तो आप इसको बच्चों और जूम कर सकते हो, ऐसे आप इसको जूम कर सकते हो। आपने बताना है संरेख बिंदु इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन है जिसमें संरेख बिंदु लिखे गए हैं, ठीक है। बेटा अभी के लिए सभी बच्चे माइक जी। ऑफ रखो। हाँ, कोई सवाल है तो पूछे, आंसर जैसे नहीं दो, एक आईडी से दो लोग ज्वाइन हुए हैं तो दोनों की अटेंडेंस लग सकती है क्या? अटेंडेंस तो हाँ, अगर आपने एसआरए नंबर दोनों का डाला है तो अटेंडेंस तो दोनों की लगेगी, लेकिन यस मैम। पोल में आप एक ही बार आंसर दे पाएंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके बेटा। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, बिल्कुल सिंपल है। कौन सा ऑप्शन है जो आपको दिख रहा है कि संरेख बिंदुओं वाला है, वो आपने बताना है। वर्षा बेटा कैमरा ऑफ रखें, क्लास पे ध्यान दें, ठीक है। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में अभी 34 स्टूडेंट्स हैं, 34 बच्चे हैं और 19 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। 7:11 पे हम पोल को एंड करना शुरू कर देंगे, इसलिए जितने बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया वो भी अपना आंसर देने की कोशिश करें। बिल्कुल साधारण सा सवाल है, इतना ही देखना है कि कौन से बिंदु संरेख है, उस ऑप्शन को ढूंढो, उस ऑप्शन को टिक करो और फिर वोट पे क्लिक कर दो। अच्छा, क्या कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता पोल सेक्शन क्या है, पोल में कैसे आंसर देना है? तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं बच्चों। कोई भी आपको डाउट है पोल के बारे में कि पोल क्या है, कहां पर इसका आंसर देना होता है, तो आप जरूर माइक ऑन कीजिए, मुझसे पूछें। ठीक है, मतलब सभी को पता है, तो चलिए फटाफट से बच्चों आंसर दे दीजिए। 26 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में 34 बच्चे हैं। 8 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो जिन 8 बच्चों ने आंसर नहीं किया है प्लीज अपना आंसर कर दें। 7:11 के बाद हम पोल को एंड करना शुरू कर देंगे, तब तक के लिए सभी के पास मौका है, बस आपने देखना ही है और अपना आंसर देना है। तो चलिए अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो 10 सेकेंड में अपना आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको बच्चों अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। कितने बच्चों ने आंसर दिया, उसमें से कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना उत्तर माना है वो भी आपको बच्चों नजर आ रहा होगा। 24 बच्चों ने 24 बच्चों ने सी माना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सी राइट आंसर है या नहीं। तो आपने कहा सी, तो चलो सी से ही शुरू करते हैं कि क्या सच में सी संरेख है या नहीं। तो सी ऑप्शन कह रहा है कि जो बिंदु पी है, जो बिंदु ओ है और जो बिंदु आर है, ये तीनों संरेख बिंदु हैं। तो क्या ये संरेख बिंदु है? यस मैम। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि संरेख बिंदु का मतलब ही ये होता है जिनको जोड़ने पर एक सीधी रेखा हमें प्राप्त हो, उसे कहा जाता है संरेख। अगर गलती से हुआ है तो कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। तो बस यही था संरेख और असंरेख बिंदु के बारे में। अगर हम बात करें ए ओ क्यू की, बिंदु ए है शायद यहाँ पर, ओ है यहाँ पर और क्यू है यहाँ पर, तो क्या ये संरेख बिंदु कहलाया जाएगा? नो। नहीं, क्योंकि देखो यहां से यहां तक तो सीधी रेखा बन गई, पर जब यहां से यहां तक मिलाया तो ये सीधी रेखा नहीं है। सीधी होती तो बिल्कुल सीधी, बिल्कुल ऐसी, फिर वो अपनी जो मतलब पाथ है, अपने रास्ते को नहीं बदल सकती। अगर वो ऐसे को जा रही है तो ऐसे को ही जानी चाहिए, अगर ऐसे को आ रही है तो ऐसे को ही आनी चाहिए, ऐसे तिरछे में जा रही है तो तिरछे में ही जानी चाहिए, उसी को संरेख कहेंगे। बाकी अगर उसको मुड़ना पड़ जाए तो हम कहेंगे अब ये संरेख नहीं है, या फिर हाँ इंग्लिश में कहें तो नॉन कोलिनियर, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, ये था आपका पिछली क्लास का क्वेश्चन, पिछली क्लास का रिवीजन क्वेश्चन। अब हम करते हैं अपना आज का टॉपिक शुरू, जो कि है, मेरा और शिवम का एक ही आंसर था, ठीक है बेटा, जो कि है रेखा, रेखाखंड और किरण। देखो देखने में तो ये तीनों हमें बिल्कुल सेम लगते हैं कि रेखा और रेखाखंड वैसे तो सेम है, और किरण, चलो किरण थोड़ा सा अलग है, लेकिन रेखा और रेखाखंड तो बिल्कुल सेम सेम हमें लगते हैं। लेकिन फिर भी बच्चों इनमें बहुत से अंतर होते हैं। वो अंतर क्या है वो हम आज सीखेंगे, ठीक है। वो हम आज सीखेंगे कि रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है और किरण क्या है। तो करते हैं शुरुआत हम करेंगे रेखा से। तो रेखा क्या है, देखो इसकी अगर आपसे मैं पूछूं कि लाइन क्या है, तो आप कहेंगे, आप ऐसे बना के दे दोगे कि मैम ये एक लाइन है। चलो आपने बना दी, सही है। लेकिन अगर बात करें इसकी परिभाषा की कि कैसे आप इसको बिना बनाए, बिना ड्रॉ किए, बिना ऐसे लाइन खींचे, मुझे बस
बोल के बता पाए कि रेखा क्या है, तो वो उसकी परिभाषा होती है। तो चलिए उसकी परिभाषा को जानते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहें, नोट्स बनाना चाहें तो बहुत अच्छा है ना। तो रेखा को परिभाषित किया गया है इस तरह से कि संरेख बिंदुओं से बनी एक ऐसी आकृति जो दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सके। क्या है ये एक आकृति है जो किससे बनी है, जो संरेख बिंदुओं से बनी है। और ये कहां तक जाती है, कहां तक बढ़ाई जा सकती है, तो अनंत तक। अनंत आप सभी को पता है, अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, उसे कहते हैं अनंत। इट मींस कि जो हमारी रेखा है बच्चों, उसका कोई भी अंत नहीं है। ठीक है, तो कैसे इसको बनाया जाता है, देखो मान लो यहाँ पर बहुत सारे कैसे बिंदु है, संरेख बिंदु है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते करते संरेख बिंदु है। क्योंकि हमें पता है संरेख बिंदुओं को जोड़ने पर एक सीधी रेखा बनती है, जो कि अभी नहीं बन रही क्योंकि थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, पर मान लो कि ये सीधी रेखा बन गई। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि ये अनंत है, इसको आप दोनों तरफ से बढ़ा सकते हो। मतलब आप इसको यहां से आगे को बढ़ा सकते हो और यहां से पीछे की तरफ को भी बढ़ा सकते हो। ये दोनों तरफ से बढ़ाई जा सकती है, उसी को हम रेखा कहते हैं, उसी को हम लाइन कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा की बात थी, अब इसको थोड़ा सामान्य भाषा में समझते हैं। ठीक है, एक लाइन क्या है, तो जिसका कोई अंत नहीं होता वही हमारी लाइन होती है। अगर आपने कहा कि आपने एक रेखा बनाई 5 सेंटीमीटर की, मान लो आपने कहा कि मैंने एक रेखा बनाई 5 सेंटीमीटर की, तो ये आपका जो कथन है वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि रेखा को आप रोक नहीं सकते, आप इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं, हम इसको माप भी नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि रेखा बनी ही ऐसी है कि इसको मापा नहीं जा सकता, क्योंकि ये बढ़ती रहती है, आप इसको कभी भी रोक नहीं सकते। तो क्या होता है वो, जिसको आप 5 सेंटीमीटर बनाते हो, जिसको आप 10 सेंटीमीटर बनाते हो, तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी रेखा की बात कर लेते हैं। चलो, फिर ये कह रहे हैं कि रेखा को अगर कभी प्रदर्शित करना हो तो ऐसे डॉट 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 लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप बस क्या करो, आप एक ऐसे लाइन बना दो और उसके दोनों तरफ ऐसे जो है वो तीर बना दो, एक तीर यहां से एक तीर यहां से। ये तीर ऐसा दर्शाएंगे कि ये यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, बल्कि इसको यहां से इधर को भी बढ़ाया जा सकता है और यहां से इधर को भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे आपने अपनी रेखा को निरूपित करना है, तो इन तीरों की मदद से। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, और ये कह रहे हैं, एक तो परिभाषा ये हो गई कि संरेख बिंदुओं से जो भी आकृति बनती है जिसको हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं वो एक रेखा होती है। और दूसरी परिभाषा ये कह रहे हैं कि अगर आप अनंत बिंदुओं को एक के बाद एक लगातार आपस में सीधा, बिल्कुल सीधा जोड़ते जोड़ते चले जाए तो वो भी एक रेखा बन जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ये बहुत से बिंदु थे, ये अनंत है, यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब क्या होता है कि ये अनंत है, ये अनंत तक जा रहे हैं, इनका कोई अंत नहीं है, इनको मिलाते चलो। जब हम इनको बिल्कुल सीधा सीधा मिलाएंगे तो देखो हमारे पास क्या बन के आएगी, एक रेखा जो है वो बनती चली जाएगी। ठीक है, तो ये थी इसकी परिभाषा। अब बात करते हैं इसके गुण के बारे में। तो सबसे पहला गुण जो है किसी भी रेखा में होता है वो ये होता है कि इसको हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं, ये इन्फिनिटी तक बढ़ाई जा सकती है। इसका मतलब रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता, क्योंकि जब इसका अंत ही नहीं तो इसका अंत बिंदु भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है कि रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, वो अनंत तक जाती है। दूसरा है, एक रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं। हमने जो ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, इसके अंदर जो छोटे छोटे बिंदु होंगे वो इतने सारे होते हैं कि हम उनको गिन नहीं सकते। रेखा जो है वो अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनी है। ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि रेखा कभी खत्म नहीं हो रही है। रेखा जितनी लंबी बढ़ा सकते हैं उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो अगर वो खुद अनंत है तो हम कैसे काउंट करें कि उसमें कितने बिंदु हैं, जब उसका ना तो कोई अंत है ना उसको हम रोक सकते, तो हम कैसे गिने कि कितने बिंदुओं से बनी है। इसलिए हम कहते हैं कि रेखा पर जो है वो अनगिनत बिंदु होते हैं। ठीक है, तीसरी बात, रेखा की सिर्फ और सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती। लेकिन बात करें बिंदु की, तो बिंदु के क्या गुण थे, बिंदु में क्या क्या होता था। मैम बिंदु की ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना मोटाई होती है, मतलब हाँ, ऊंचाई। कुछ भी नहीं होता, ना चौड़ाई ना ऊंचाई ना लंबाई। लेकिन रेखा के पास क्या है, रेखा की जो है वो लंबाई होती है। ठीक है, ऊंचाई और चौड़ाई पर नहीं होगी। आगे बढ़े तो एक और इसका गुण है, एक रेखा को निर्धारित करने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। अगर हम इसको निर्धारित करना चाहते हैं तो कम से कम 2 बिंदु हमें चाहिए। ठीक है, एक बिंदु से निर्धारित नहीं होगी। कम से कम की बात करें तो कम से कम 2 बिंदु तो रेखा में होने ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा की बात करें तो कितने हो सकते हैं,
अनलिमिटेड। से अधिक। अनगिनत, बिल्कुल सही। अगर हम कम से कम की बात करें तो कम से कम 2 बिंदु तो चाहिए ही, क्योंकि 2 बिंदुओं को जोड़ेंगे तभी तो रेखा बनेगी। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा की बात करें तो अनगिनत बिंदु होते हैं, उनको हम नहीं काउंट कर सकते। कम से कम की बात करें तो एटलीस्ट 2 बिंदु तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये थे रेखा के गुण। अभी एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं। एक जो हमारा छोटा सा बिंदु है, इससे जो है वो बहुत सारी रेखाएं गुजरती हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक रेखा गुजरी, ये दूसरी, और देखिए एकदम से इतनी सारी। लेकिन अभी भी यहाँ पे जगह बहुत है, तो मान लीजिए एक रेखा देखो, यहां से ऐसे को भी जा सकती है, ऐसे को भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है ना, ऐसे भी जा सकती है। तो कितनी सारी रेखाएं हैं जो इस एक बिंदु से गुजर सकती हैं। तो ये भी अनंत होती हैं, अनगिनत होती है। अगर आपको पूछा जाए कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरती हैं, तो कुछ बच्चे अपना आंसर देते हैं कि अगर एक ही बिंदु है तो उससे सिर्फ 4 रेखाएं गुजरेंगी। कैसे? तो वो ऐसे बनाते हैं कि एक रेखा ये, दूसरी ये, तो देखो तीसरी ऐसी बना दी, चौथी ऐसी। तो वो कहते हैं कि 4 ही रेखाएं गुजरती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक बिंदु से अनंत रेखाएं बच्चों गुजरती हैं। ये भी आपने याद रखना है, ये कभी कभी एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अभी सबको याद रहेगा कि छोटे से बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं? अनंत। अनलिमिटेड। ये भी अनंत है, ये भी अनगिनत है। चलो, तो ये थे इसके गुण। अच्छा, इसमें से किसी भी गुण में किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो पूछ लें फटाफट से। नो मैम। ठीक है, फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहली बात, रेखा अनंत है, उसको हम इंफिनिटी तक बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, उसका कोई अंत बिंदु नहीं है, क्योंकि उसका अंत ही नहीं है। तीसरी बात, रेखा में ज्यादा से ज्यादा अनगिनत बिंदु हो सकते हैं, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि रेखा खुद अनंत तक जा रही है, तो बिंदु भी अनंत तक जाएंगे, अनगिनत होंगे। एक रेखा के पास सिर्फ और सिर्फ लंबाई होती है, ऊंचाई और चौड़ाई नहीं होती। ठीक है, रेखा को निर्धारित करने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अनगिनत। और सबसे आखिरी गुण कि एक बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं जो है वो गुजर सकती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब बात करें कि इसको हमने कैसे निरूपित करना है, कैसे हमने इसका नाम लिखना है, उसी को कहा जाता है निरूपण या फिर रिप्रेजेंटेशन। तो अगर ये एक रेखा है, इसका नाम तो हमें पता है कि इसका नाम हो सकता है या तो ए बी, और दूसरा नाम लिखा जाए तो इसका नाम हो सकता है बी ए। ठीक है, ये सभी को क्लियर है? आप लिखते भी होंगे कि इसका नाम ए बी है, इसका नाम बी ए है। लेकिन इसको निरूपित करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि इसके ऊपर आपने ऐसी एक लाइन और ऐसे 2 तीर बनाने हैं। क्योंकि नाम इसका भले ही ए बी है, पर ये रेखा है, रेखाखंड है, किरण है। कैसे पता लगेगा? तो इस सिंबल से, ये जो आप इसके सिर पे लगाओगे, इससे पता लग जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। मान लो आपने रेखा नहीं बनाई, आपने ये चीज बनाई नहीं है, आपने किसी को बस ऐसा बोल दिया कि ए बी है। ठीक है, ए बी कुछ है, क्या है नहीं पता। लेकिन अगर आपने उसके सिर पे ऐसे तीर वाली लाइन लगा दी, तो हम क्या समझ जाएंगे? क्या हम समझेंगे यहां से कि ए बी क्या है? एक रेखा है। ठीक है, मान मैम लीजिए एक मैंने यहाँ पर लिखा एल एम, और इसके सिर पे मैंने बस ऐसा सिर्फ इतना ही लिखा है। तो रेखा है एक रेखा मैम। क्या ये एक No, रेखा है? एलएम एक रेखा है। ठीक है, सभी बच्चे मतलब सभी बच्चों का आंसर ये है कि एलएम एक रेखा है या नहीं है? नहीं है मैम। नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि रेखा नहीं है। अच्छा, क्यों रेखा नहीं है? कैसे आपको पता लगा? क्योंकि मैम रेखा अनंत तक जाती है और ये सिर्फ सीमित रेखा है। हाँ, और अगर ये रेखा होती तो इसके सिर पे कैसा सिंबल होता, कैसी लाइन होती? एरो की। एरो वाली। ठीक है, जिसके दोनों तरफ क्या होता है? जिसके दोनों तरफ ऐसे ऐसे जो है वो तीर लगे होते, ऐसे ऐसे जो है वो एरो लगे होते, उसी को हम रेखा कहेंगे। अगर तीर नहीं होंगे तो उसको हम रेखा भी नहीं मानेंगे। तो ऐसे किया जाता है रेखा को निरूपित या फिर रिप्रेजेंट। बेटा किसी का माइक ऑन है? माइक ऑफ करें, आपकी और मेरी आवाज नहीं तो टकराएगी क्लास में, फिर आवाज नहीं आएगी। ठीक है, तो सभी अपना माइक ऑफ रखें। धर्मेंद्र जी के नाम से जो है बेटा माइक ऑफ रखें। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो अभी हमने रेखा का निरूपण भी सीख लिया है। बढ़ते हैं आगे। देखो, अब हम करते हैं दैनिक जीवन से जुड़ी रेखा के उदाहरण। तो हमें ऐसा दिख रहा है कि ये जो रेल की पटरी है वो सिर्फ यहां तक जा रही है, लेकिन क्या ये सिर्फ यहीं तक है?
नो मैम। नहीं, मैम ये बहुत तो कहाँ दूर तक है। जा रही है, ये बहुत दूर तक जा रही है, जो हालांकि हमें अभी नजर नहीं आ रही। देखो हमारे लिए इन्फिनिटी क्या है, हमारे लिए अनंत क्या है, जहां तक हमारी नजर जाए वहां तक हम कहते हैं कि ये, उसके बाद की जो चीज है वो हम कहते हैं कि अनंत है। हमारी नजर यहां तक जा रही है, लेकिन रेल की पटरी उससे भी दूर जा रही है, तो इसका मतलब ये जो रेल की पटरी है ये भी रेखा का उदाहरण है, क्योंकि ये पटरी हमारी नजरों से भी दूर, बहुत दूर तक जा रही है, तो वो हमारे लिए अनंत होता है। जो हमें नजर नहीं आ रहा वो अनंत है, वो इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब ये है एक रेखा का उदाहरण। बात करें इसकी तार की, तो देखो ये भी रेखा का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी गाड़ी में जाते हैं, किसी वाहन में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हम मीलों भी क्रॉस कर ले तब भी ये तार हमारे साथ चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो एक तरह से ये भी क्या है, एक तरह से ये भी अनंत तक जाती है, तो इसको भी हम मानते हैं कि ये भी रेखा का, दैनिक जीवन का उदाहरण है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो बस यही था रेखा के बारे में, इसके गुण थे और इसको कैसे निरूपित करना है वो हमने सीखा, इसके उदाहरण किए। अब बात करते हैं रेखाखंड की। तो इसमें भी जो इसका ये जो शब्द बना है ये दो चीजों से बना है। पहला बना है रेखा से, दूसरा बना है खंड से। रेखा और खंड को मिलाया तो बन गया रेखाखंड। रेखा तो हमने पढ़ा क्या होती है, एक ऐसी चीज, एक अनंत बिंदुओं को जोड़ के बनने वाली आकृति जो अनंत तक जाती है, और खंड होता है टुकड़ा। तो रेखाखंड क्या हुआ, उस अनंत तक जाने वाली आकृति का एक छोटा सा टुकड़ा। मान लो ये मेरी लाइन है, ये यहां तक अनंत तक जा रही है, मैंने क्या किया, मैंने इसका यहां से लेकर के यहां तक का हिस्सा उठाया और इसको यहां पे बना दिया। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ अपने हिसाब से कि क्या ये भी अनंत तक जाएगा, या मैंने इसको जितना काट के रखा है ये उतना ही रहेगा? मैम ये उतना ही रहेगा। ये उतना ही उतना ही रहेगा। रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक टुकड़ा है। अब हम किसी चीज के अगर टुकड़े कर दे, किसी चीज का टुकड़ा कर दे, अगर हम कपड़े को काट के उसका टुकड़ा कर दें, तो क्या वो कपड़ा खुद को फैला सकता है इधर उधर? नहीं, जितना हमने उसको उठाया, जितना हमने उसको काट के रखा, वो तो उतना ही रहेगा। तो सेम वही चीज रेखा खंड के साथ भी होती है। रेखा का जितना टुकड़ा हमने उठा के साइड रख दिया वो रेखा खंड बन जाता है, और ये निश्चित होता है। इसकी जो लंबाई है, इसकी जो भी साइज है, वो बिल्कुल निश्चित होता है कि जितना आपने उठाया है ये उतना ही रहेगा। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी परिभाषा की। रेखाखंड रेखा का वह भाग होता है जिसके दो निर्धारित अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं इसमें, तो इसमें दो अंत बिंदु होंगे। क्यों? देखते हैं आगे। एक रेखा थी, हमने उसके टुकड़े कर दिए, यहां से यहां तक हमने उसको एक टुकड़ा उठाया, हमने देखा कि इसके जो है वो दो बिंदु बने, एक ये वाला बिंदु और एक ये वाला बिंदु। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं कि ये दोनों क्या हैं इसके, ये दोनों रेखा खंड के अंत बिंदु हैं। क्या है? अंत बिंदु। कितने हैं? तो दो है। याद रखिएगा, रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं? दो अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनमें से एक बिंदु होता है शुरुआती बिंदु और दूसरा बिंदु होता है अंतिम बिंदु। देखो नाम दोनों का अंत बिंदु ही है, लेकिन एक को हम कहते हैं कि शुरुआत यहां से हो रही है, दूसरे को हम कहते हैं कि भी हो सकता है। मैं कह सकती हूँ कि मेरा रेखाखंड यहां से शुरू यहाँ पे खत्म हो रहा है, आप कह सकते हो आपके हिसाब से ये रेखाखंड यहां से शुरू यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो शुरुआती और अंतिम बिंदु फिक्स नहीं होते, वो हम अपनी मर्जी से चुन लेते हैं। लेकिन बात करें रेखाखंड की, तो उसमें दो अंत बिंदु होंगे ही होंगे। रेखा और रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं, कोई बता सकता है? मैम अनंत। एक भी नहीं। अंत बिंदु की बात अगर मैं करूं, अंत बिंदु रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं? अंत मीन्स एंडिंग पॉइंट। दो। मैम दो। ठीक है, क्या रेखा का कभी एंड होता है? मैम दो। रेखा का कभी दो अंत होता नो है? मैम। मैम एक एक होता है होता है। मैम। पहले मेरी बात सुने बच्चों, पहले इस बात का जवाब दो, क्या रेखा का अंत होता है? नो नो मैम। मैम। नो मैम। इसका अंत ही नहीं होता तो क्या इसमें अंत बिंदु होगा? नो मैम। नो मैम। नहीं, जीरो नो अंत मैम। बिंदु होते हैं, इसमें कोई अंत बिंदु होता ही नहीं है। किसमें? रेखा में अंत बिंदु नहीं होगा, लेकिन रेखाखंड में दो अंत बिंदु होंगे। ठीक है, इसमें तो रेखाखंड में, क्योंकि वो टुकड़ा है, टुकड़े के दो बिंदु, दो हिस्से, या फिर कहें तो शुरुआती और अंतिम बिंदु होता है।
तो ये था रेखाखंड की परिभाषा और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब देखते हैं कि इसको कैसे हमने प्रदर्शित करना है। तो नाम अभी इस चीज का नाम भी ए बी है, जो पीछे हमने लिखा था उसका नाम भी ए बी था, पर वो रेखा थी, ये रेखाखंड है। कैसे हमने दर्शाना है, तो इसके सिर पे बस एक डंडा लगाया जाएगा ऐसे, और इसके सिर पे हम कोई तीर नहीं लगाएंगे, बस ऐसे लगाएंगे। हाँ, बिंदु लगाने हो तो लगा सकते हैं, पर वैसे जरूरी नहीं होता, हम इसको इतना ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, अतः रेखाखंड की लंबाई को मापा जा सकता है, क्योंकि हमें पता है हमने अपनी रेखा का कितना हिस्सा उठाया है, हमें पता है, हम उसको माप सकते हैं क्योंकि वो निश्चित होता है। लेकिन रेखा को नहीं मापा जा सकता, क्योंकि रेखा क्या होती है, कभी खत्म नहीं होती, अनंत तक जाती है, ठीक है। तो ये था रेखाखंड के बारे में। इसलिए आपने अपने क्वेश्चन जो आपको बुक में आते हैं उसमें आपने नोटिस किया होगा, आपको कभी भी ऐसा नहीं लिखा जाता कि 5 सेंटीमीटर की रेखा खींची, आपको हमेशा लिखा जाता है कि 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे। किसने ये चीज नोटिस की है कि रेखा नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता है, 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचो, है ना। देखा होगा आपने अपनी कॉपी पे, अपनी बुक में दिखा है तो वाई टाइप करें। यस मैम। यस मैम। ठीक है, कभी भी अगर आपको एक फिक्स यूनिट दिया है तो ऐसा कहा जाता है कि रेखाखंड खींचो, कभी भी उसको रेखा का नाम नहीं दिया जाता, क्योंकि रेखा को नहीं माप सकते, रेखाखंड को माप सकते हैं। इसके करते हैं दैनिक जीवन के उदाहरण। तो ए बी एक रेखाखंड है, क्यों, क्योंकि इसका जो माप है वो निश्चित है। कितना है बताएं जरा, कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, वेरी गुड। तो ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर फिक्स है। ए बी अगर कहा जाए तो हम यहाँ पर ए बी को इतना ही मानेंगे, 8 सेंटीमीटर ही मानेंगे, निश्चित है। तो हमने कहा ये इसका रेखाखंड का दैनिक जीवन का उदाहरण है। पेंसिल की बात करें तो देखो, पेंसिल भी एक रेखाखंड है, क्योंकि ये भी एक इसको भी हम माप सकते हैं। इसकी जो लंबाई है वो निश्चित होती है, हालांकि हम इसको जब छीलते हैं तो छोटी होती जाती है, लेकिन अभी अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये क्या है, मापा जा सकता है, तो रेखाखंड है, ठीक है। बात करें माचिस की तीली की, तो इसको भी हम माप सकते हैं, तो इसलिए ये भी एक रेखाखंड है। कैसे इसको लिखा जाएगा, तो सी डी और सी डी के ऊपर बस एक डंडा, ठीक है। इसको कैसे लिखा जाएगा, पी क्यू और पी क्यू के ऊपर सिर्फ एक डंडा, कोई तीर नहीं लगाए जाएंगे, ठीक है। तो रेखा हो गया, रेखाखंड हो गया। अब करते हैं अपना आखिरी, हम बेटा करेंगे बोल में क्वेश्चन, पहले इन तीनों चीजों को अच्छे से समझ लें। बात करें किरण की, कि किरण क्या होता है, तो किरण ने क्या किया, रेखा की जो गुण थे उसको भी अपनाया, और रेखाखंड के जो गुण थे उसको भी अपनाया। रेखा जमा रेखाखंड, किरण में क्या होता है, दोनों के गुण पाए जाते हैं। देखते हैं कैसे। तो देखो, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक इसके पास बिंदु है, एक तरफ इसका एक निश्चित बिंदु है और दूसरी तरफ यहाँ पर एक एरो लगा है, एक तीर लगा है। रेखाखंड ऐसा होता था और रेखा ऐसी होती थी, और किरण ने क्या किया, इसका शुरुआती बिंदु ले लिया, और एक तरफ से तो ये सीम निश्चित है, फिक्स है, पर दूसरी तरफ से ये बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो अब बात करें इसकी परिभाषा की, किरण रेखा का ही एक भाग होता है, जिसे एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ करके दूसरी दिशा में अनंत तक बढ़ाया जाता है। शुरू कहां से होगी, तो शुरू ये एक फिक्स पॉइंट से होगी। अगर यहां से ये शुरू हो रही है, यहां पर इसका शुरुआती बिंदु है, तो दूसरी तरफ को ये अनंत तक बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। एक जगह से रुकी हुई होती है, दूसरी जगह को बढ़ती चली जाती है। रेखाखंड ना यहां से बढ़ता ना वहां से बढ़ता, रेखा दोनों जगह से बढ़ेगी, किरण एक जगह पे फिक्स, दूसरी जगह को बढ़ती जाएगी, ठीक है। देखते हैं आगे इसके बारे में। तो निश्चित बिंदु को ही प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। जो हमारी किरण का निश्चित बिंदु है, जहां पे वो फिक्स है, उसको हम कहेंगे कि ये इसका प्रारंभिक बिंदु है। यहाँ से किरण शुरू हो रही है, कहां तक जा रही है, कहां तक जाती है किरण, बताएं जरा। अनंत तक। अनंत तक, क्योंकि एरो बन गया, एरो का मतलब अनंत, ठीक है। किरण शुरू होगी यहां से, अनंत तक जाएगी। तो इसको कैसे, हमने इसका निरूपण कैसे करना है, अभी हमने देखा कि जब रेखाखंड बनाया हमने उसको लिखा था ए बी, तो हम कह रहे थे इसको चाहे तो ए बी लिख दो, चाहे तो बी ए लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता था, ऊपर से वैसे से डंडा लगा दो। लेकिन यहाँ पर देखिए, तो किरण के केस में क्या हुआ, किरण के केस में आप इसको उल्टा नहीं लिख सकते। यहाँ पे मैंने इसको ए बी लिखा, बी ए लिखा, हमने कहा एक ही बात है। पर अगर किरण को आप ऐसे लिख दो बी ए, तो एक ही बात नहीं होगी, इसका पूरा का पूरा मतलब ही जो है वो
बिगड़ जाएगा या फिर बदल जाएगा। ऐसे कह सकते हैं कि पूरा का पूरा मतलब ही बदल जाएगा। किरण का नाम कहां से लिखना है, तो जो बिंदु फिक्स है पहले उसको लिखो। यहाँ देखो ए बिंदु फिक्स है तो मैंने ए को पहले लिखा, बी बिंदु से वो बढ़ती जा रही है तो मैंने बी लिखा, और फिर हमने यहाँ पर एक ऐसे लाइन लगा के सिर्फ एक ही तरफ को एरो बनाया है। ठीक है, किस तरफ को, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ को। इससे पता लगता है कि ये एक किरण है। तो अभी मैं आपसे पूछती हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक किरण बनाई, आपने मुझे इसका नाम बताना है। ठीक है, किरण। नाम बताना है, नाम। YX YX वेरी गुड। इसका नाम वाई एक्स। क्यों, क्योंकि जो निश्चित बिंदु है वो वाई है, इसलिए वाई से इसको इसका नाम हम शुरू करेंगे, और एक्स पे ये मतलब उधर को जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो ऐसे को तीर यहाँ पर आएगा। ठीक है, निश्चित बिंदु वाई पे था तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कुछ नहीं रखा, यहाँ पे बिंदु रख सकते हैं और ऐसे को ये आप इसका नाम ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए किरण का भी आपको लगभग लगभग समझ आ चुका है। ऐसे कुछ उदाहरण कर लेते हैं। बस एक बात ध्यान रखना कि इसका नाम उल्टा मत लिखना, आप इसको एक्स वाई मत लिखना, नहीं तो नाम हो जाएगा गलत। वाई एक्स लिखेंगे तभी आपकी किरण बिल्कुल सही बनेगी। ठीक है, तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरण है। सबसे पहला है टॉर्च। टॉर्च देखिए, जब हम टॉर्च को ऑन करते हैं तो टॉर्च का जो एक ग्लास है इसको हम मान लेते हैं कि ये एक निश्चित बिंदु है, और इस टॉर्च की जो लाइट है वो बहुत दूर तक जाती है। आपने देखी होगी कुछ टॉर्च ऐसी होती है, ऑन करो तो इतनी दूर दूर तक उनकी लाइट जाती है, तो ये किरण का ही उदाहरण है। शुरू वो टॉर्च के अंदर से हो रही है और दूर तक जा रही है। क्या टॉर्च के पीछे से लाइट निकलती है, बताएं जरा। नो मैम। हमेशा टॉर्च के आगे से लाइट निकलती है, पीछे से नहीं निकलती। मतलब किरण जो है वो पीछे को नहीं बढ़ती, एक ही दिशा में बढ़ती है, इसलिए हमने उसको कहा ऐसे। ठीक है, बात करें सूरज की, तो सूरज भी देखो एक उदाहरण है किरण का, क्योंकि सूरज की किरणें भी एक बिंदु से ही निकलती हैं, एक इनिशियल पॉइंट सूरज से ही निकलती हैं, और बहुत दूर दूर तक देखो, धरती पे भी आ रही हैं, दूसरे ग्रहों पे भी जा रही हैं, तो बहुत दूर दूर तक, अनंत तक जाती हैं। तो जो सूरज है वो भी किरण का ही एक उदाहरण है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो एक बार फटाफट से करते हैं क्विक समरी, फिर क्वेश्चन करेंगे पोल में। रेखा का कोई अंत नहीं है, इसमें कितने बिंदु हैं बताएं फटाफट से। रेखा में कितने बिंदु होते हैं, फाइनल रिवीजन है। अनगिनत, अपरिमित, अनलिमिटेड, ऐसे जो भी आपको लगे, इनफाइनाइट ऐसे बोल सकते हैं। रेखा खंड में, अच्छा रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं, रेखा में कितने अंत बिंदु है। बेटा रेखा में मैं पूछती हूँ, जीरो। देखो रेखा का ऐसा याद रखो कि रेखा का जब कोई अंत ही नहीं तो अंत बिंदु भी नहीं। ठीक है, जब रेखा का अंत नहीं तो अंत बिंदु भी नहीं। बात करें रेखा खंड की, रेखा खंड के कितने अंत बिंदु हैं। दो मैम, एक अंत बिंदु और एक शुरुआत बिंदु। हाँ, अंत बिंदु इसके हैं दो। और बात करें किरण की, तो अगर इसका नाम है, बताइए नाम HM क्या लगाऊं मैं, उसके ऊपर क्या लगाऊं। एक रेखा एरो। किस तरफ को होगा बेटा एक एरो, रेखा और उसकी तरफ एरो। एम की तरफ एरो। एम की मैम तरफ, M की तरफ। एम की तरफ नहीं, एच की तरफ नहीं होगा बेटा, क्योंकि एच तो हमारा शुरुआती बिंदु है। एक शुरुआत बिंदु और अनंत बिंदु एक भी नहीं। हाँ, एच है शुरुआती बिंदु, और ये, हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, किरण में क्या होता है, एक शुरुआती बिंदु होगा, अंत बिंदु नहीं होगा। तो ये था थोड़ा सा रिवीजन। अब फटाफट से करते हैं पोल में क्वेश्चन, ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। तो अभी तैयार हो जाएं फटाफट से क्वेश्चन में, पोल में क्वेश्चन के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। सबसे पहला सवाल ये है कि एक रेखा खंड में, बात की जा रही है यहाँ पे रेखा खंड की, रेखा नहीं, रेखा खंड की, उस रेखा खंड में कितने अंत बिंदु होते हैं, ये आपने बताना है। कहाँ, पोल सेक्शन में। ठीक है, माइक ऑन करके कोई नहीं बताएगा, टेस्ट है आप सभी का, तो अपना अपना आंसर आप पोल सेक्शन में दे दीजिएगा। बस आपको पोल नजर आने ही वाला है। अच्छे से ऑप्शन देख लें, अपना ऑप्शन चूज कर लें। रेखा खंड की बात हो रही है, रेखा खंड में कितने अंत बिंदु होते हैं। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं। कोशिश करें, सही होगा गलत होगा बाद में देखा जाएगा। अपना आंसर सभी दें, जितना भी आपको समझ आए, जितना भी आप समझ पाए, उस हिसाब से अपना अपना आंसर सबने देना है।
तो 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 20 बच्चों के धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, ठीक है। क्लास में हमारे पास है 37 स्टूडेंट्स, 37 बच्चे क्लास में, जिसमें से 24 बच्चे आंसर दे चुके हैं और धीरे धीरे सभी आंसर दे रहे हैं। छोटा ही सवाल है, ज्यादा इसमें सोचने की मतलब कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बस देखना है और आंसर देना है। तो 26 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। 27 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बहुत अच्छे। 10 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो थोड़ी ही देर में हम 10 सेकंड का वेट शुरू कर देंगे बच्चों, इसलिए कोशिश करें अपना आंसर देने की, क्योंकि 27 बच्चे आंसर दे चुके हैं, आधे से ज्यादा क्लास ने आंसर दे दिया है। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। एक रेखा खंड में रेखा का जो टुकड़ा हम निकालते हैं उसके कितने अंत बिंदु होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। 29 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। चलिए, तो अभी कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के कर दें। अगर किसी बच्चे को डाउट है पोल में तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि क्या है पोल सेक्शन, कहाँ पे आंसर देना है, तो आप बिल्कुल बेझिझक माइक ऑन कीजिए, मुझसे पूछिए। ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड 31 बच्चों ने आंसर दे दिया था। उसमें से कितने बच्चों ने इस ऑप्शन को अपना आंसर माना? 25 बंदों ने किया है। बच्चों ने किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पढ़ा रेखा खंड होता है रेखा का एक टुकड़ा जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं। पहले को कहा जाता है शुरुआती बिंदु, दूसरे को कहा जाता है अंतिम बिंदु, दोनों को कहा जाता है अंत बिंदु। तो 2 अंत बिंदु होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, तो बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में ही, ध्यान से उसको देखिएगा और उसके बाद अपने आपने आंसर देना है पोल में। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने है, एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? अगर पूछा जाता कम से कम तो अलग बात होती, पर ये पूछ रहे हैं कि टोटल कितने बिंदु होते हैं, वो आपने बताना है। ऑप्शन ध्यान से सुनो। सिर्फ 1, सिर्फ 2, सिर्फ 3, या फिर अपरिमित रूप से अनेक। ठीक है, अनेक मतलब अनगिनत। रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, ये आपसे सवाल पूछा गया है। ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे, पोल भी आपको अभी बच्चों नजर आ जाएगा। चलिए, पोल ओपन हो चुका है, सभी बच्चे जाएं अपना अपना आंसर वहां पर दे दें कि एक रेखा के ऊपर कितने बिंदु होते हैं, या कितने बिंदुओं से मिलकर रेखा बन सकती है। मैम कर दिया। ओके बेटा, वेरी गुड। जिन बच्चों ने कर दिया बहुत अच्छे। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। शाबाश बच्चों, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 21 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। 22 बच्चों ने आंसर दे दिया है। बहुत बढ़िया। 23 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। क्लास में हमारे पास अभी 35 बच्चे हैं। ठीक है, 11 बच्चे अभी रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर कर दें कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, ये आपने बताना है। टोटल कितने बिंदुओं से रेखा बनी है, ये आपने बताना है। 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 10 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के कर दें। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है ना, आपने इसमें कुछ गणना नहीं करनी है, कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस देखना है और आंसर देना है ना। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। अब बताओ क्या है आपका आंसर? मैम ए को 1 ने, बी को 4 ने और डी को 22 ने। राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि एक रेखा कितने बिंदुओं से बनी है हम नहीं बता सकते। रेखा अनंत तक जाती है तो बिंदु भी अनंत तक जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बेटा माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें गौरव।
हाँ, रेखा अनंत तक जाती है तो बिंदु भी अनंत होंगे। अनंत मतलब अपरिमित, जिनको हम नहीं गिन सकते। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है स्क्रीन पर, और आपकी चैट हो चुकी है ऑफ। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आंसर वही पोल सेक्शन में देना है। आपसे पूछा गया है नीचे दी गई आकृतियों में से पहचानिए कि इन चारों में से किरण कौन है। कौन सी आकृति है जो किरण को दर्शा रही है, ठीक है। तो इसका आंसर भी पोल में ही देना है, तो थोड़ा सा इंतजार, अभी आपको पोल नजर आ जाएगा। तब तक के लिए अपना ऑप्शन सिलेक्ट करके रखें, जिसको भी आप कर अपना दिया आंसर मैम मानने सिलेक्ट। वाले हो। चलिए, अभी पोल ओपन हो चुका है, जाइए बच्चों अपना आंसर दे दीजिए। मैम हो गया। कौन है जो मैम कर दिया किरण था। दर्शा रही है, जो किरण को दर्शा रहा है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। मैम हो गया। ठीक है, 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 34, 34 बच्चे क्लास में हैं, 22 बच्चों ने आंसर दे दिया, काफी जल्दी इस बार आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया। 12 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर कर दें। कौन है इसमें जो किरण को दर्शा रहा है। किरण को कैसे दर्शाया जाएगा, देखिए आप चारों ऑप्शन में से और अपना आंसर दीजिए। ठीक है, 23, 23 बच्चों ने आंसर दे दिया क्लास में। मैंने कहा 34, 34 बच्चे हैं, तो 11 बच्चे अभी रहते हैं। तो बच्चों अपना आंसर दे दीजिए। सही होता है गलत होता है बात की बात है, पर अपनी तरफ से कोशिश जरूर करें। जो भी आपने सीखा, जितना भी आपको समझ आया, उस हिसाब से अपना आंसर जरूर देना है, ठीक है। 25 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर 10 सेकंड में देने की कोशिश करें, ठीक है। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। इन चारों में से किरण कौन है, कौन सी आकृति है जो किरण को दर्शा रही है, उसको ढूंढे और उसको अपना आंसर आपने मानना है, चुनना है, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। 23 बच्चों ने किया है आंसर एक। ठीक है, ठीक है, चलो आपने कहा आंसर ए को किया है, तो उसको पहले छोड़ दे रहे हैं। उसके अलावा बताओ ये क्या है। रेखा। रेखा। मैम रेखा। रेखा। बी क्या है, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन मैम नंबर बी। रेखा खंड। रेखाखंड। रेखा। आंसर इज मैम। ऑप्शन नंबर सी क्या है। रेखाखंड। रेखाखंड। मैम ये भी रेखाखंड। ये दोनों ही रेखाखंड थे, तो कौन बचा, ऑप्शन नंबर ए बचा। और ये क्या है, तो ये हमारी किरण है, जो किरण। एक बिंदु से शुरू हो करके अनंत तक जाती है, वही किरण कहलाती है, ठीक है। एक बिंदु से शुरू हुई, अनंत तक जा रही है, तो कहेंगे हम ये किरण है। टॉर्च का एग्जांपल, हमेशा अपने मन में आपने टॉर्च का एग्जांपल याद रखना है कि मान लो ये टॉर्च का वो पॉइंट, और यहां से आगे हमारी किरण जो है वो जा रही है, ठीक है। तो ये था रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कोणों के माप के बारे में। कोणों के बारे में आप पढ़ चुके थे, कोण कैसे बनते हैं, तो चलो उसका भी थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं, है ना। आप मुझे यस सबसे मैम। पहले तो बताइए इस कोण का नाम क्या है। ए ओ बी या फिर बी ओ ए। ठीक है, दो तरह से इसका नाम लिखा जा सकता है, पहला AOB और दूसरा BOA। शर्त क्या है, हाँ, शर्त क्या है, शर्त ये होती है कि जिस बिंदु पे आपका कोण बनता है वो कहाँ आना चाहिए, बिल्कुल बीच में। जैसे है, जैसे ये है, ठीक है। तो कोण का नाम ये है। बात करें भुजा की, तो किन भुजाओं से ये बना है। ए और बी। ए और बी। दो भुजाएं होती ए है ना। और बी मैम। नहीं, ए भी तो बिंदु है, ये तो बिंदु है, बिंदु ए बिंदु बी। ए बी तो आपस में ऐसी आएगी रेखा। अगर आप भुजा की बात कर रहे हैं तो भुजा बताएं कौन कौन सी भुजाएं हैं। मैम ए ए ओ ओ बी। ओ बी। ए ओ और ओ बी, ठीक है। ठीक है, देखो ओ बी। एक भुजा ये है, यहां से यहां पर एक ये गई,
और एक यहां से यहां नीचे को आई, ठीक है। क्यों? क्योंकि भुजा उसी को कहा जाता है जो किसको मिलाती है? शीर्षों को। शीर्षों को। बताइए, अब ये सवाल है कि शीर्ष कौन है, यहाँ पर शीर्ष कौन है? मैम ओ। बिंदु बिंदु ओ हमारा शीर्ष है, उसको कौन जोड़ रहा है? ए। ये देखो ए ओ और बी ओ ने उसको आपस में जोड़ा, तो इसलिए हम कहेंगे कि ए ओ और बी ओ क्या है? भुजा है। तो भुजा भी आपने अच्छे से बता दी है, कोण भी और शीर्ष भी, तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये था कोण के बारे में, कोण कैसा दिखता है, उसका नाम क्या होता है, उसके शीर्ष क्या होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे कि कोणों को मापना कैसे है, पता कैसे लगाना है कि कितने कितने का कोण बना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे हम भार को मापते हैं किलोग्राम और ग्राम में, दूध को या पानी को मापते हैं लीटर वगैरह में, है ना, तो वैसे ही कोण को मापा जाता है डिग्री में। कोण को अगर मापना है तो उसकी जो इकाई, उसकी जो यूनिट होती है वो होती है डिग्री। जैसे कि आप यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि ये 120 का कोण है, आप कहेंगे ये 120 डिग्री का कोण है। क्या कहेंगे? 120 डिग्री, ठीक है। डिग्री का आपको कभी आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में, रिक्त स्थान भरो में, कि कोण को किसमें मापा जाता है। आपको आ सकता है कि कोण को डैश में मापा जाता है, आप कहेंगे कोण को डिग्री में मापा जाता है। तो डिग्री क्या है? तो देखो, ये जो छोटा सा गोला है इसी को कहा जाता है डिग्री। तो ये हमने सीखा कि कैसे किसमें मापना है, तो हमने मापना है उसको डिग्री में। किसकी मदद से मापना है? तो वो हमने चांदे की मदद से मापना है, इसको कहा जाता है चांदा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ये चांद की तरह दिख रहा है। इंग्लिश में बोले तो प्रोटेक्टर, और अगर हम इसको बोले तो एक और नाम से हम इसको बुलाते हैं। अगर आप स्कूल में कहते हो कि मुझे ये दे दो, एमडी डी। हम डी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखने में ये डी की तरह भी है। इसको अभी ये ऐसा है, इसको ऐसे घुमाओ तो डी बन जाता है ना, तो इसको हम डी भी कहते हैं। तो डी से हमने मापते हैं कोणों को। इसमें कितने से कितने डिग्री के कोण है, तो देखते हैं इसको जूम करके क्या क्या इसमें बना है। 180 डिग्री तक। बेटा अभी 0 डिग्री से 180 डिग्री। हाँ, 0 से 180। लेकिन देखो, अभी सभी बच्चे माइक ऑफ रखें, ध्यान से मेरी 2-3 बातें सुने, फिर आपसे मैं क्वेश्चन करूंगी, ठीक है। सबसे जरूरी चीज जो किसी भी डी की होती है, प्रोटेक्टर या फिर चांदी की होती है, वो उसका मध्य बिंदु होता है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, उसका मध्य बिंदु, ठीक है। दूसरी चीज हमें यहाँ पर दिख रही है कि यहाँ पे जो कोण बन रहे हैं वो बन रहे हैं 0 डिग्री से 180 डिग्री तक। देखो यहाँ पे एक 0 से शुरू किया, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 करते 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 ये पहुंच गए यहाँ पे 180 तक। उसके बाद फिर से इन्होंने वही किया, यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी 0 से शुरू किया, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 करते 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 ये पहुंच गए 180 तक। अब जब हम कोण को मापते हैं तो यहाँ पे तो दो इन्होंने दो बार लिखा है, दो बार 0, दो बार 10, दो बार 180, दो बार 170। कैसे पता लगेगा कि हमने नीचे वाली स्केल पढ़नी है, जो नीचे लिखा है उसको पढ़ना है या ऊपर वाली को पढ़ना है? नीचे वाली को कब पढ़ना है, ऊपर वाली को कब पढ़ना है? क्या आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया है? मतलब कुछ भी, अगर आपको ऐसा कुछ है, आपको इसके बारे में पता तो बता सकते हैं, नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्योंकि यही चीज है जो हम सीखेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूज बच्चे कहाँ होते हैं कि कौन सी वाली जो लिखा गया है, कौन सा वाला जो इन्होंने लिखा है यूनिट वो पढ़ना है, ऊपर वाली रीडिंग या नीचे वाली रीडिंग, तो वो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। इसको हम आज सीखेंगे कि कैसे पता करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरू। सभी को पता लग गया हम क्या सीखने वाले हैं, कि कब हम नीचे वाला पढ़ेंगे, कब हम ऊपर वाली रीडिंग पढ़ेंगे। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका ये कोण का ये जो प्रोटेक्टर है, चांदा है, ये कितने से कितने डिग्री तक माप देता है, तो 0 से 360 डिग्री तक। ऐसी गोल डी वैसे होती नहीं है, इन्होंने यहाँ पे 2 डी रखी हैं जिससे ये मापते हैं। मतलब इसी को उठा के ऐसे रखो तो आपको जो है वो 0 से 360 तक का मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे कि कैसे इसका प्रयोग करना है, कैसे कैसे इसका यूज हम करते हैं। मान लीजिए हमारे पास मापने के लिए कोण है AOB, ये एक कोण है, इसको हमने मापना है। तो हमने क्या किया, हमने एक डी ली, हमने एक चांदा लिया, चांदे को हमने अपने कोण के ऊपर कुछ इस तरह से रखना है कि जो चांदे, हाँ जी बेटा, 75 डिग्री। नहीं, थोड़ा सा गलत है, पहले सुनो, पहले 105 समझ डिग्री लो, मैम। पहले 105। हाँ ठीक है,
देखो दो ही हो, या तो 75 हो सकता है या तो 105 हो सकता है। पहले एक बार सुन लो करना क्या होता है ध्यान से, ठीक है। सबसे पहला स्टेप की जो आपका चांदा है उसका जो मध्य बिंदु मैंने आपको दिखाया था ना, मध्य बिंदु कहाँ था, बिल्कुल सेंटर पे था। 90 डिग्री का जो ये लाइन आती है इसके ही बिल्कुल ऐसे बनता है मध्य बिंदु। जो आपकी डी का मध्य बिंदु है वो आपके कोण के शीर्ष के ऊपर आना चाहिए। किसके ऊपर? शीर्ष के ऊपर। किसके ऊपर आना चाहिए बताओ, बोले जरा एक बार, मध्य बिंदु किसके ऊपर आना चाहिए? ऊपर। ठीक है, पहला स्टेप सभी को समझ आ गया होगा कि आपकी डी का मध्य बिंदु आपके कोण के शीर्ष के बिल्कुल ऊपर आना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जो आपका कोण बन रहा है, देखो AOB बन रहा है, तो जो आपकी रेखा है OB और जो आपके डी है, जो आपकी डी की ये लाइन जा रही है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि डी का आपने मध्य बिंदु तो शीर्ष पे रख दिया पर डी को आपने टेढ़ा कर दिया, डी की लाइन ऐसी जा रही है और कोण की लाइन ऐसी जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कोण की लाइन के बिल्कुल ऊपर आपकी डी की लाइन भी जानी चाहिए। अब बात करते हैं कैसे पता लगेगा कि नीचे वाली यूनिट पढ़ी जाए कि ऊपर वाली यूनिट पढ़ी जाए। जूम करते हैं थोड़ा, अब ध्यान से देखो, दो रीडिंग थी, कोण जो हमारा बन रहा है उस कोण की जो ये रेखा है OB, वो डी की कौन सी वाली रीडिंग के 0 के साथ टच हो रही है? नीचे वाली के साथ कि ऊपर वाली के साथ? मैम नीचे वाली। ऊपर नीचे वाली वाली। के देखो मैं साथ बताती हूँ मैम पहले 180 के हाँ साथ जी, हो रही है। किसके साथ बेटा? 180 वाले पे आ रही है मैम ये तो टच। नहीं, पर मैंने 0 बोला। देखो मैं आपको बताती हूँ, एक 0 यहां पर है, एक 0 यहां पर है। कौन सी वाली स्केल का 0 है? ये ऊपर वाली का है या नीचे वाली का है? नीचे वाली। ये वाला जो 0 है नीचे ये वाली का नीचे वाली मैम। स्केल का है, तो हाँ, तो इसका मतलब हम नीचे वाली नीचे का। वाली स्केल को पढ़ेंगे। बिल्कुल सिंपल है। इसका मतलब हम कौन सी स्केल पढ़ेंगे? नीचे वाली। वाली। नीचे वाली। बहुत सिंपल है, तो पढ़ो। मैम अब नीचे नीचे वाली। वाली को पढ़ते हैं, कैसे पढ़ना है तो वो भी वाली। बिल्कुल सिंपल है। देखो अभी नीचे वाली पढ़नी है तो नीचे वाली में यहाँ पर है 100, यहाँ पर है 110। 100 और 110 के बिल्कुल बीच से ये लाइन जा रही है, तो 100 और 110 के बिल्कुल बीच में कौन होता है? 105। 5 डिग्री। 105। तो हम 105। कहेंगे हमारा जो ये एंगल है वो 105 डिग्री का है। दिखने में तो हमें लग रहा है कि 75 का भी है, लेकिन हमें पता है अब हम जान गए क्या कि कौन सी स्केल पढ़नी है। तो वो डिपेंड करता है हमारी डी की कौन सी लाइन, सॉरी हमारे कोण की जो लाइन है वो किस वाले 0 से मिल रही है, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ चुका है तो वाई टाइप करें, डाउट है तो पूछे, क्योंकि अभी एक चीज हम करेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा कि डाउट आपका क्लियर हुआ या नहीं। हाँ जी बेटा, जल्दी एक बार और बता दो। ठीक, एक बार फिर समझते हैं। देखो हमने देखा कि यहाँ पर जो ये कोण था, हमें ऐसा भी लग रहा है कि ये 75 डिग्री का है, हमें ऐसा भी लग रहा है कि 105 डिग्री का है। हम तो यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। तो कैसे पता लगे कि ये कोण 105 का कि 75 का? पहला तो देख लो कि 90 से बाहर को है, मतलब 90 से बड़ा होगा। ये भी ऐसे भी आप देख सकते हो, पर अगर आपको इसका बिल्कुल लॉजिक देखना है तो लॉजिक ये कहता है कि उस स्केल को देखो, एक स्केल इसकी नीचे वाली है, इधर से इधर जा रही है, एक स्केल ऊपर वाली है, इधर से इधर जा रही है। नीचे वाली के पास भी 0 है जो यहाँ है, ऊपर वाली के पास भी 0 है जो यहाँ है। तो डी चांदा कहता है कि जिस वाली रीडिंग का 0, ठीक है, कोण की रेखा से टच होगा उसी रीडिंग को पढ़ना है। ऊपर वाली स्केल का 0 तो अलग था, ये तो हमारी कोण की रेखा तो यहाँ को जा रही है, ये तो यहाँ लिखा गया है। तो नीचे वाली स्केल का 0 कोण की रेखा से टच हो गया, इसका मतलब हम नीचे वाली स्केल को पढ़ेंगे। नीचे वाली को पढ़ा, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल बीच से लाइन जा रही थी, 100 और 110 के बिल्कुल बीच से लाइन जा रही थी। तो हमने कहा कि ये 105 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। अभी बस एक चीज देखते हैं, उसके बाद आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये यहाँ पर एक कोण अभी आने वाला है। चलो, ये कोण है, इसको अभी हम मापेंगे। तो आपने बताना है कि मैं कौन सी वाली स्केल पढ़ूं। ये देखो मैंने क्या किया, अपनी डी के मध्य बिंदु को कोण का शीर्ष, कोण का शीर्ष ये है, मैंने इसको बिल्कुल कोण के शीर्ष के ऊपर रखना है। यहां पर इसको रखना है तो रखते हैं इसको यहाँ पर।
देखो ये मैंने इसको बिल्कुल यहाँ पे रखा। अब इन्होंने कहा कि आपके जो डी है और आपका जो कोण की रेखा है वो बिल्कुल एक के ऊपर एक गिरनी चाहिए, मतलब शीर्ष पे तो रख दिया पर डी को ऐसे टेढ़ा मत करना, ऐसे टेढ़ा बिल्कुल मत करना, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे जो है वो सब कुछ गलत हो जाएगा, आपका जो कोण है वो गलत आएगा। पहली बात शीर्ष से मध्य बिंदु टच करो, दूसरी बात डी का जो ये पॉइंट है ये बिल्कुल आपके कोण की रेखा पे ऐसे जाना चाहिए। अब मुझे बताएं इस रेखा के साथ कौन सी वाली स्केल का 0 टच हो रहा है। यहाँ पर देखें तो एक 0 यहाँ पर, बाहर एक 0 यहाँ पर। मैम बाहर वाली मैम दूसरी। हाँ, एक नीचे वाली, एक ऊपर वाली, अंदर वाली, बाहर वाली, ऐसा भी इसको बोल सकते हैं। तो आपने कहा कि जो बाहर वाली है, जो ये वाली है, इसका 0 टच हो रहा है, तो मतलब आप इस वाली स्केल को अब पढ़ेंगे, है ना। किसको पढ़ेंगे? ऊपर वाली को। तो पढ़िए। तो बिल्कुल बिल्कुल देखो यहाँ पे जो आपकी रेखा जा रही है वो बिल्कुल सीधी कहाँ पर जा रही है, तो 140 पे। हम कहेंगे ये जो हमारा कोण है ये कितने डिग्री का है? 140 140 डिग्री का, ठीक है। तो बस यही था। तो अभी आपने इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, इट मींस आपको ये चीज समझ आ चुकी है, तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आप कभी भी डी से किसी भी एंगल कोण को मापोगे तो बस ये देखना है कि किस वाली स्केल का 0 टच हो रहा है, उस स्केल को पढ़ना है। यहाँ पर डी थोड़ी अलग थी, इस वाले की बात करते हैं, ये वाली डी थोड़ी अलग है। यहाँ पर बताइए कौन सी स्केल का 0 है जो मैम कोण दूसरी से, साइड मैम अंदर वाली यूज होता है। पहला साइड। मैम अंदर अंदर वाली वाली, अंदर मैम वाली यहाँ- पढ़ो। तो फिर से मैम जी कितने पे आया? मैम फिर मेरा से एक कितने पे डाउट आया? है। हाँ बेटा, 1 मिनट। तो फिर से कितने पे? 140 पे। अच्छा, पूछे जिनका डाउट है। मैम यहाँ इसमें फिर दोनों साइड क्यों लिखा होता है? तभी तो दोनों साइड लिखा है ना, ताकि हम उसको अच्छे से देख पाए। अगर एक ही साइड लिखेंगे तो देखो, अभी मान लो, देखो अभी मान लो कि यहाँ पर आपका कोण अभी इस तरफ को बन रहा है, ठीक है। अगर आपका जो कोण है वो ऐसे को बन जाए, ऐसे को बन जाए, तो डी में अगर एक ही तरफ लिखा रहेगा तो हम इसको कैसे माप पाएंगे? तो इसलिए इन्होंने दोनों तरफ रखा होता है कि अगर आप इसको इस तरफ से उठा के रखो, ये वाली ऐसे को रखो तो भी आपको मिल जाए, और ऐसे को रखो तो भी मिल जाए, ठीक है। इस तरफ वाला भी मिल जाए कोण का, देखो अगर इस तरफ को लाइन जा रही हो तो ये भी आपको पता लग जाएगी, और अगर बाहर को जा रही हो या इस तरफ को बन रहा हो तो भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इसलिए ऊपर नीचे दोनों जगह लिखा रहता है। ओके मैम। अभी कोई डाउट है किसी का तो पूछे। नो मैम। तो अभी एक ही मिनट पर, चलो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम वो क्वेश्चन करेंगे जहां पे आपको बताना होगा कि कितने तरीके के कोण बन रहे हैं और किस स्केल पढ़नी है। अगली क्लास में करेंगे। अभी डाउट है वो क्लास में बने रहे, जिनको डाउट नहीं है वो क्लास कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।